Okay. 0, 0, 0, 0, 1 and 0, 0, 0, 1. Okay, let's move on. Okay, Ron, please read the question. A ball rolls down a ramp and onto the horizontal surface. The first section of the horizontal surface is smooth. The second section of the horizontal surface is rough. Figure 1.1 shows a speed time graph for a ball. ओके, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ग्रेडियंट क्या बताएगा इस ग्राफ का और एरिया क्या बताएगा। सर ये स्पीड टाइम ग्राफ है। हम्म। तो ये एक्सेलरेशन नहीं, हाँ जी। एरिया अंडर द ग्राफ। ओए, हाँ। एक्सेलरेशन नहीं बताएगा। ये मत कहना कि ग्रेडियंट बताएगा एरिया अंडर द ग्राफ, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, एंड एरिया यस बता सर। देगा डिस्टेंस, है ना। यस। गुड हो गया। अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ। State the time when the ball reaches at the start of the rough section of the horizontal surface. हम्म। सर रफ ये जहाँ कांस्टेंट है इसके बाद वाला रफ है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सही है, सो ये स्टार्ट हो रहा है बेसिकली इधर से। ओके, यस। सो दैट वुड बी 2.2 आई थिंक। यस। ओके, यस। मूव ऑन। Explain how figure 1.1 shows that there is no resultant force on the ball when it rolls along the smooth section of the horizontal surface. ओके। ओके, क्या बोलेंगे आप। देखो, रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स किस पे डिपेंड करती है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट फोर्स। यस रोहन। Force is equal to ma. वेरी गुड हो गया। F = ma। सही है। अच्छा, इस ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे पता चल रही है। यस रोहन। Acceleration. कौन सी चीज एक्सेलरेशन बता रही है, ग्रेडियंट या एरिया। Sir, अबे, gradient. वेरी गुड। सो ग्रेडियंट आपको बता रहा है एक्सेलरेशन, सही है। अब आपके पास जो है, यहाँ पे अगर आप देखो इस वाले पोर्शन के अंदर ग्रेडियंट जीरो है, क्योंकि ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइन विल ऑलवेज हैव Yes. द जीरो ग्रेडियंट। सही है, सो ग्रेडियंट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है आपके पास एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। ओके, सो Okay. द ग्रेडियंट इज जीरो। सो acceleration is zero, and hence the resultant force will be zero, be zero. Okay, चलो आगे आ जाओ। Using figure 1.1, determine the acceleration of ball as it rolls down the ramp. ओके, सो रोलिंग डाउन वाला ये वाला सेक्शन है, राइट। Yes. रोलिंग डाउन, ओके। चलो, गुड हो गया। सो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी दो पॉइंट ले लो, आपको पता है कि भाई ग्रेडियंट निकालना है, एक्सीलरेशन ग्रेडियंट हमें पता चलेगा। एक स्टार्टिंग वाला पॉइंट ले लेते हैं 0, 0 का, और एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। सो दैट इज 12.8, एंड इट वुड बी 1.5। ओके, सो हमने कहा कि भाई ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ओके, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। सही है, सो हमारे पास आ गया 12.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ओके, यू कैन डू माइनस माइनस एज वेल, तो उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है। हाँ जी। 8.33. 8.33। ओके,
चलो। अच्छा, The बाय द वे, balls एक सेकेंड, इसके आंसर वांसर भी हम चेक कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अबे यार, एक तो ये बड़ा मसला है। एक सेकेंड। उफ, दूसरा मसला ये एप्पल है। एम एस। ओके। क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? 8.5 आ रहा है, हमारा 8.5 आ रहा था। 8.3 आ रहा 8.3. है। Yes. थोड़ा सा गलत आ रहा है। चलो खैर, आगे आ जाओ। इसको सही कर सकते हैं वैसे हम। The 12 balls start पॉइंट from the एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 12.8 है। अच्छा, 12.8 है, सॉरी सॉरी, ये 12.8 होना चाहिए। डिवाइडेड बाय 1.5, सो 8.5 आ रहा है। हाँ जी, सही है। हाँ जी, आगे आ जाइए प्लीज। the ball starts from the rest at the top of the ramp. Show that the length of the ramp is 9.6. ओके। ओके, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। ओके, इनिशियल स्पीड आ गई 0। अच्छा, रैंप अगर मैं बना दूं, सो दिस इज द रैंप, ओके, एंड दिस इज दैट हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मींस ये आ गई इधर। सही, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0, सही है। एंड ये आ गई, सही है। अच्छा जी। शो दैट द लेंथ ऑफ द रैंप इज, ओके, ये वाली चीज हमने निकालनी है 9.6। ओके, क्या कर सकते हैं? कोई आइडिया तुम्हारे सहन में आ रहा है? मेरे जहन में तो वैसे एक अजीब सा वो आ रहा है। Nice. ओके ब्रो, अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, तो उससे आ जाएगा हमारे पास, क्या कहते हो? Yes. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, राइट। अच्छा, एरिया कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? लेकिन एरिया सिर्फ होना चाहिए रोलिंग डाउन वाला, राइट, जो कि आपके पास आता है Yes. ये ट्राइंगल। आप समझ रहे हो ना भाई? Yes. परफेक्ट। सो देखो, जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे, देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन में दो काम करने होते हैं, सही है। या तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है, वो बहुत सिंपल सा होता है, सही है, आपकी केस में Yes. बहुत सिंपल सा होता है, सही है। दूसरा काम, या तो आपको ग्राफ क्या करना होता है, ग्राफ से चीजें एक्सट्रैक्ट करनी होती है। ग्राफ से चीजें जब भी एक्सट्रैक्ट करनी होगी ना, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बता रहा है, एक्सेलेरेशन एरिया क्या बता रहा है, ओके। एंड देन यू हैव टू यूज दोस थिंग्स, जो कि आप उससे आगे काम कर सकोगे, ओके। सो 1/2 इंटू बेस आपके पास है 1.5, हाइट आपके पास है 12.8, ओके, यूज कर लो भाई। सो 1/2 इंटू बेस विच इज 12.8 इंटू हाइट विच इज 1.5। हाउ मच? 9.6. 9.6 परफेक्ट आ गया। Yes. चलो, आ जाओ भाई। um, नूर जरा रीड कर लोगे प्लीज? नूर, कैन यू हियर मी? The spring figure 2.1 shows a spring balance used to measure the weight of a baby. The spring inside the balance extends when a mass is suspended from it. The dial shows the extension of spring as a value of mass in kg. The spring obeys Hooke's law up to a weight of 175 Newton. State Hooke's law. ओके, क्या कहा था अंकल ने? Extension, extension is directly proportional to load. एनी कंडीशन? uh, if elastic limit is not exceeded. लास्ट है? नहीं यार, कौन? ओके, एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग is directly proportional to the load provided that the limit of proportionality, okay, limit of proportionality
इज नॉट रीच्ड। आप समझ रहे हो ना? जी। अच्छा, वैसे इलास्टिक लिमिट में और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में क्या फर्क है, कोई है आइडिया? एनीथिंग? नहीं। नहीं। बेसिकली जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन, जो अगर आप ग्राफ बनाओ, अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, सही है, अगर आप ये ग्राफ बनाओ इसका, सही है, फोर्स आ गई और एक्सटेंशन आ गई, ओके। सो आपको पता है कि ग्राफ पहले सीधा जाता है एंड देन ग्राफ थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ऐसा पता है ना? जी। नहीं पता है सर? ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सही है, जहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। उसके बाद ये इलास्टिक लिमिट है, ओके। ये इलास्टिक लिमिट है, ओके। लिमिट ऑफ अच्छा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से अगर आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे तो इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। इलास्टिक लिमिट से अगर आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे इट विल अगेन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, राइट। लेकिन दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू थिंग, बट अगर आप लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक हो या उससे पहले पहले हो, सो योर स्प्रिंग obeys the Hooke's law. But if you're moving in between the limit of proportionality and the elastic limit, then आप जो है वो हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहे होगे क्योंकि ग्राफ बेंड हो चुका है, ओके। क्या ये बात आपको समझ में आई? जी। ओके परफेक्ट, आगे आ जाइए। State the relationship between the mass of the baby and the force exerted on the spring due to the baby. ओके, Directly proportional. mass of the baby, ओके। अरे यार, मेरा पेन का इंतकाल हो गया। ओके, वेट वेट वेट। ओके, आगे आ जाओ, जब तक मैं लिख नहीं सकता हूँ। The reading on the spring balance is 8 kg. Determine the force exerted on the spring due to the baby. हम्म। अच्छा, 8 कीजिए, क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला? F is equal to constant time extension. Hey, hey, oi, bro, come on. The reading on the spring balance is 8 kgs, okay? Determine the force exerted on the spring due to the baby. Right? Oh, बेसिकली होगा ये कि बेबी का वेट जो है वो डाउनवर्ड लगेगा, राइट। जैसे ही बेबी का वेट डाउनवर्ड लगेगा तो जो बेबी का वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा तो उसको जो काउंटर एक्ट कर रहा होगा वो कर रहा होगा स्प्रिंग, स्प्रिंग जो इसके अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ है, राइट, आप समझ रहे हो ना? तो जैसे ही स्प्रिंग के ऊपर yeah. लगेगा तो और वो इक्वल लगेगा, सही है। तो अगर आप ये वाला जो वेट निकाल लो तो वेट के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स, ओके, वेट इज नॉट एक्चुअली एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, ओके। द कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स which is basically the tension generated in the spring when you hang the baby with it, okay। आप समझ पाए? Yeah. 9.8 में से मल्टीप्लाई कर दो, you'll get the answer। 80. 80, ओके फाइन, चलो आगे आ जाइए। सो आपने लिख दिया 80 न्यूटन, फाइन। चलिए, ओए होए, हैवी चीज आ गई। The limit of proportionality for the spring is at a force of 175 newtons. Sketch the extension load graph for the spring. The sketch must continue beyond a force of 175. बियॉन्ड, ओके। एनी आइडिया? पहले straight जाएगी vertical, हाँ। फिर curve किधर को, नीचे को या ऊपर को? ऊपर, क्यों क्यों नीचे को, क्यों नहीं? क्योंकि जब लोड इंक्रीज होता है तो एक्सटेंशन भी। हाई हाई, क्या मतलब, वो तो हुआ, वो तो पहले भी हो रहा है। वेट वेट वेट, लुक, यहाँ तक आपने बोला कि यहाँ तक तो ग्राफ आपने बनाया ऐसा, ऐसे ही बोलो ना। यहाँ तक तो ऐसा आ गया, यहाँ से आगे क्या कैसे बनाएंगे? जी। कर्व। लेकिन किधर, वो कर्व यूं बनेगा या कर्व यूं बनेगा? फर्स्ट और सेकंड, एंड विद रीजन। फर्स्ट। फर्स्ट वन। फर्स्ट। जी।
फर्स्ट वन तब बनेगा जब आपके पास ना फोर्स यहाँ पे होगी, सही है, और एक्सटेंशन यहाँ पे होगी, ओके, समझ रहे हो आप? Okay. बेसिकली होता ये है कि जब when you go beyond the limit of proportionality ना, so on applying a smaller force, it produces a greater extension, okay, so that's why it bends toward the extension wala axis, okay, so this shows that on the smaller forces it produces a larger extension, okay, get it? सो यहाँ पे Okay. अब हम जो है, अब यहाँ पे चूंकि हमें कहाँ कहाँ पे बेंड करना है, हमें यहाँ पे बेंड करना है एक्सटेंशन वाले उस पे, राइट, एक्सटेंशन वाले उसकी तरफ, एक्सिस की तरफ, सो हम यहाँ पे बेंड कर देंगे, आप समझ पाए? Yeah. परफेक्ट। ओके, आगे आ जाइए। The baby is carried from the ground floor to the bedroom. The vertical height of the bedroom above the ground floor is 3.5 meters. Calculate the change in gravitational potential energy of the baby when it is carried from the ground floor to the bedroom. ओके, क्या फॉर्मूला आप यूज करोगे? सिंपल सा, बाय द वे, सिंपल सा, सिंपलेस्ट। Mass times gravity times height. ओके, मास आपके पास ये 90, ग्रेविटी और हाइट सब कुछ दी हुई है, ओके, सो आपने किया कि भाई 8, ओके, पहले फॉर्मूला लिखना है, ओके, बिकॉज फॉर्मूला एज अ मास GPE is equals to mgh, okay, 8 into 9.81 into h, which is 3.5. How much? अच्छा जी, एक सेकेंड। 274. 274. So we can take 270 then. Okay. Sorry. चलिए, आगे आ जाइए भाई। बेकार से क्वेश्चन आ गए तो। तुमसे कह रहा है कि भाई तुम्हें जो है ना, हाउ अ puddle of water changes on a warm windy day, okay? So puddle of water, solid road surface, puddle of water 3 hours later, तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये इसका वॉल्यूम कम हो गया, ओके, evaporation तुम्हें दिख रही है, सीधा सीधा क्वेश्चन evaporation का, ओके, describe the process, okay, so you don't have to write the name of the evaporation, just write the process, okay, so the energetic molecules evaporate, या फिर आप कह दो कि escape from the surface, okay, so volume will decrease, okay, or volume decreases, decrease, okay, आगे अच्छा मैं खुद ही कर रहा हूँ, okay, state and explain one change in the weather that could cause the volume of the water in the puddle to decrease more slowly, okay, so you have windy, you have warm, okay, so you can either change the wind condition, आप कहते हो कि भाई drought हो सकता है, खुश्क साली जिसको कहत कहते हो, सही है, या आप वार्म टेम्परेचर को कूल कर दो, कोई भी एक चीज कह सकते हो, राइट, सो हम वार्म कर देते हैं कूल, सही है, ओके, सो टेम्परेचर वुड बी लोअर, या अगर वो उसकी कंडीशन पूछ रहे हैं, वेदर कंडीशन पूछ रहे हैं, सो वार्म डे के बजाय हम कह देते हैं भाई कूल डे हम ले लेते हैं, सही है, और उससे क्या होगा, लेस एनर्जी will be available for the particle, okay, so they will take more time to escape, okay, in terms of how sweatening help cool your body on a hot day, okay, तुम्हें पता है तुम्हें पसीना आता है, तुम्हें ठंडा ठंडा लगता है, okay,
दिस इज बिकॉज के जो तुम्हारे मतलब जो तुम्हारी बॉडी की जो वो होती है, हीट होती है, वो बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकल आती है बाहर, राइट। एंड जो सराउंडिंग्स, अच्छा खैर सराउंडिंग कूल होती है, और वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हॉट होते हैं, सही है, वार्म होते हैं, राइट। सो दे हैव इनफ एनर्जी, दे एस्केप द सरफेस ऑफ योर बॉडी, राइट। जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर, दे एस्केप द सरफेस ऑफ योर बॉडी, राइट। और उसके जो आपके पास पीछे मॉलिक्यूल आ जाते हैं वो कूल एंड लेस एनर्जेटिक होते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास आपको ठंडा ठंडा लग रहा है, ओके। सो आप कह सकते हो कि भाई द एनर्जेटिक sweatening molecules leave the skin of the body, okay, leaving behind less energetic molecules that um, leaves the cooling effect. The cooling effect, not effect. कूलिंग इफेक्ट, ओके भाई, चलो आ जाओ भाई। सर आई स्टिल फील हॉट, बेटा अंटार्कटिका है ना आपके लिए, भालू रह रहे हैं वहां पे सिर्फ, पोलर बियर रह रहे हैं, पोलर बियर, उनके साथ एंजॉय करना, उनके बच्चे लेके भागना, वो तुम्हारे पीछे भागेंगे, फिर उनके बच्चे छोड़ देना। अच्छा जी, सो थर्मल कैपेसिटी यू कैन स्किप दैट। द मास ऑफ द सैंड, वॉल्यूम एंड डेंसिटी है। अबे 10 घंटे से पढ़ा रहा होता हूँ तो जाहिर ही बात है भाई, चार्जिंग खत्म हो जाती है यार, मेरी अपनी चार्जिंग, मेरे अपने अंचर पंचर ढीले हुए हैं। माई फर्स्ट क्लास टुडे स्टार्टेड एट 2:30। ओके, वाई, करके रखी होगी ना यार। अच्छा जी, खैर आ जाओ। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है, सही है, डेंसिटी भी तुम्हें दे रखी है, और तुम जो है ना यहाँ से मास निकाल सकते हो। द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, यू कैन इग्नोर इट। 900 इंटू 0.05 निकाल दो यार, कोई अल्लाह का नेक बंदा है मेरे पास, कोई वैल्यू निकाल दो यार, एनीवन। 95 सर। 95, थैंक यू ब्रो, केजीज के अंदर आ जाएगा, सही है, वी कैन इग्नोर दिस वन। The initial temperature, the electrical power, the time taken, या थर्मल कैपेसिटी से रिलेट हो जाएगा। ओए होए, ये टाइट चीज आ गई, ये दो चीजें टाइट आ गई, और वैसे रीड कर लोगी प्लीज। In some countries, the soil is too cold for plants to grow well. In these countries, plants are grown in plastic pots and kept inside. The plastic pots containing soil are placed on sand. The sand is heated using electrical heater, as shown in figure 4.1. Described in terms of molecules or thermal energy is transferred from the heated sand to the base of the plastic pot. ओके, Sir, convection, कन्वेक्शन कैसे? conduction, sorry, sir. हाँ, और देखो इसने कहा कि इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, पहली चीज, ओके, पहला कीवर्ड, दूसरा वर्ड, हाउ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम हीटेड सैंड थ्रू द बेस ऑफ द प्लास्टिक पॉट। हाँ जी, क्या क्या बोलोगी, कुछ थोड़ा सा बताओगे प्लीज। Sir, sand molecules will the electron in the sand will नहीं sir, sand molecules will vibrate शर्म और फिर आनी वो एनर्जी चाहिए, ट्रांसफर ओके ओके। एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो फिर वो ऐसे वाइब्रेट होके प्लास्टिक की तरफ चला जाएगा जो नहीं, नेचर में मजेदार एनर्जी नहीं है, है। पीछे ये खतरनाक लोग फिर रहे हैं, ये कौन सी जनरेशन है? अच्छा, सर छोटी बहन है। अच्छा, बोलना आ गया, छोटी बहन को चलना आ गया। नहीं सर, उससे बड़ी वाली। अच्छा, वो वाली, ओके ओके। सो ओके, देखो ना, सबसे पहले आप ये बोलो कि भाई जो हीटिंग एलिमेंट है इन द सैंड,
वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी देगा, या सैंड जो है इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट एंड इट स्टार्ट वाइब्रेट, ओके, एंड it pass through its vibrational energy to the base of the pot, ओके, और उसकी वजह से वो हीट अप हो जाएगा, गेटिंग ना? सो आप ये बोलोगे कि भाई sand molecules gain heat or kinetic energy, okay, kinetic energy is also the form of heat, okay, so gain kinetic energy and they vibrate, okay, and transfer energy to the base of the pot. अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने पहुंचा दी एनर्जी, ओके जनाब। और हम क्या कह सकते हैं? बस यही कह सकते हैं, और कुछ भी नहीं कह सकते। So when they transfer from the heated sand to the base of the, अच्छा फिर इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि vibrate and transfer energy to the base of the pot, okay, due to due to the contact, yeah, due to its contact with the base, okay, let's move on, आगे चलिए please। The heating element in figure 4.1 remains switched on. The temperature of the sand remains constant at a value above room temperature. Explained by temperature of the sand remains constant. अबे साले शर्म नहीं आ रही वो? यार देखो कितनी गंदी बात कर रही है ये मामून जो है ना, मैं इसीलिए इसको बुलवाता हूँ, ये उल्टे पुल्टे मैसेज कर रहा है बैठ के। ओके, खैर, द टेम्परेचर, हाँ जी, क्या बोलेंगी कुछ बताइए। सर क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब बाकी सब चीजें भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। नहीं 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 ब्रो, उसने कहा कि द हीटिंग एलिमेंट रिमेन स्विच्ड ऑन, ओके, विच मीन यू आर कीप ट्रांसफरिंग एनर्जी, राइट? तो इसकी टेम्परेचर ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो फिर कहाँ जा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज? हो जो हीट आप सप्लाई करो वो सर हीट कहाँ जा ट्रांसफर रही हो रहा है ना आगे बेस ऑफ द पॉट को। है? है, उसने कहा था टेम्परेचर ऑफ द सैंड, अभी तो जब वो ट्रांसफर हो रहा होगा तो इंक्रीज भी तो होना चाहिए, नहीं? या सिर्फ ट्रांसफर, या सिर्फ बस वो सिर्फ सारा का सारा ट्रांसफर कर देगा? सर इंक्रीज क्यों होगा? अच्छा जी, चलो तो ये भी हीटर सही। जो टेम्परेचर मिला होगा वो सैंड को चला जाएगा और सैंड को वो ना इंक्रीज इंक्रीज तो हो नहीं सकता, वो आगे पॉट को दे देगा और डिक्रीज नहीं होगी, और मिल रहा होगा और हीट नहीं होगी हीटर से। गुड 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 गुड, ये बता रहा था आपको, सही है। सो इसमें अच्छा, इसको हम ना एक अच्छी अंग्रेजी है, मैं मेरी तुम लोग से अच्छी अंग्रेजी, ऑल दो मेरा इंग्लिश में डी आया था, बट ओके, सर पेपर में लिखने में आंसर बना देती हूँ, वैसे बोलने में उर्दू में आता है। है, अरे यार, चलो कोई बात नहीं। सो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना, सही है, सो द हीट ट्रांसफर to the pot, okay, would be would be at the same rate, okay, as the heat is gained by the as the heat is gained from the क्या चीज है? हीटिंग एलिमेंट, ओके, हीटिंग एलिमेंट, ओके। मतलब कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी, लाइक इफ द 1 जूल ऑफ एनर्जी इज बेसिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एलिमेंट टू द सैंड, सो दैट 1 जूल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैंड टू द पॉट, ओके। अगर 10 जूल एनर्जी एलिमेंट ने सैंड को दी है तो वो 10 की 10 जूल जो है वो पॉट को चली जाएगी, राइट? सही है, दिस इज व्हाट वी कॉल द
कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट। अगर ऐसा होता कि हीटिंग एलिमेंट जो है इट प्रोवाइड 10 joules of energy to the sand, but the sand only transfer, let's say, 6 joule of energy, right? Now you can say that the rate of energy transfer is not same as the rate of energy receiving, okay? मे बी फोर जूल जो है वो कहीं और जा रहा होता, मे बी लॉस हो रहा होता अगर जो है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता, राइट। क्लियर? चलो, गुड हो गया। अच्छा जी, मिनिमम बी, अबे आ जाएगा बे, स्टार स्टार मैं एक्सपेक्ट करूं तेरा। मामून आ जाएगा इंशाल्लाह, ए स्टार आ जाएगा। अगर इंसान के बच्चों की तरह पेपर किया है, अगर इंसान के बच्चों की तरह पेपर किया है तो आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है कि जिसका जो है वो ए से कम आए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन कि जिसका तुम में से किसी का भी ए से कम आए, राइट। नहीं ब्रो, आसान है, ए स्टार वेरी वेरी इजी। अली का ए स्टार बन सकता है, मामून तुम्हारा ए स्टार बन सकता है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग नूर का ए स्टार बन सकता है। इन तीनों का ए स्टार बन सकता है अगर तुम लोग ने सिली मिस्टेक नहीं की, सही है। तुम तीनों को तो ए स्टार मुझे लग रहा है बन जाएगा आराम से अगर तुमने सिली मिस्टेक नहीं की। और जो इनके अलावा जो तीन लोग हैं, रुमैसा और रोहान और कौन है, बस ये अब्दुल्ला भाई ने तो नेक्स्ट ईयर देना है, सही। तुम दोनों का ए स्टार। वैसे तुम्हारी जो ज्यादातर गलती है वो राइटिंग वाले पार्ट में, राइट। और अबे बनेगा बनेगा, बता रहा हूँ। और वैसा आपकी जो कुछ गलतियां मुझे लगती है ना, वो थोड़ी सी राइटिंग वाले पार्ट में, आप राइटिंग वाले पार्ट में मे बी थोड़े से ज्यादा जज्बाती हो जाते हो, या मे बी थोड़ा सा ना, मतलब जैसे लिखना चाहिए वैसा आप नहीं लिखते हो, तो इस वजह से जो है ना मुझे थोड़ा सा वो होता है कि जो है ना, लाइक जो भी आप थ्योरी वाले पार्ट करो, ऑलवेज गो थ्रू द मार्किंग की क्रिटिकली, कि उन्होंने जैसे लिखा है वैसे ही आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, ओके। एंड रोहान, आपका भी ये सेम मिस्टेक है, ओके, कि आप जो है वो थ्योरी वाले पार्ट बहुत कम कम लिख रहे हो, ओके। So you have to write the theory properly that make complete sense. Okay, पूरा एक एक वन सेंटेंस आंसर नहीं देना है, कंप्लीट सेंस बनना चाहिए, ओके। तुम दोनों का ये प्रॉब्लम है, देखो मेंशन कर दिया मैंने प्रॉब्लम, ये आसानी से तुम लोग रिजॉल्व कर सकते हो। डेफिनेशन में कोई मसला नहीं है, लाइक डेफिनेशन में तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। डेफिनेशन में अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे क्लियर हैं। फॉर्मूला की कैलकुलेशन में एवरीवन इज क्लियर, ओके। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है मामून कि तुम जो है ना, यार तुम्हारी कुछ सिली मिस्टेक्स आ जाती हैं, मतलब तुम कभी कभार जो है ना, मे बी शायद जज्बाती हो कि शायद ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा तो पेपर तेज करने लगते होगे। सो ये है, सही है। देखो याद रखना पेपर में जब बैठोगे, हाँ याद रखना पेपर में जब बैठोगे, तो अगर तो तुम्हारा पेपर पहला दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, तो तुम्हारी जो हार्ट बीट होगी, या जो तुम्हारा वो होगा ना, यानी तुम्हारा जो, तुम कह लो इमोशन, वो बहुत तेज से जाएंगे। तुम्हें लगेगा कि यार सारा कर देते जल्दी 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 जल्दी, 1 मिनट में तुम चाहोगे कि कर लो। ऐसा मत करना प्लीज, ओके। देखो दो स्टेट होंगी, तुम पहला क्वेश्चन देखोगे या तो तुम्हें बहुत अच्छा आता होगा, या तुम्हें बुरा आता होगा, दो दो स्टेट है, राइट। अगर तो तुम्हें अच्छा आता होगा या बहुत अच्छा आता होगा, तो तुम चाहोगे कि यार फौरन फौरन करते, जल्दी जल्दी करते हैं, ओके। सही है। दिस इज अ बैड थिंग, ओके, अ वेरी बैड थिंग, ओके। दूसरी चीज, कि अगर तुम्हें क्वेश्चन बुरा आता होगा तो क्या करोगे, फिर तुम उसमें फंस जाओगे कि तुम सोचोगे कि पहला क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, डिमोटिवेटिंग है, सही है। देखो प्लीज याद रखना कि जब तुम पेपर स्टार्ट करो, तुमने पहला क्वेश्चन रीड किया, अपने इमोशंस को तुमने कंट्रोल करना है, राइट। पेपर के अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा कंट्रोल करने हैं, राइट। देखो पेपर देना मकसद नहीं है, ओके, या पेपर में ग्रेड लाना मकसद नहीं है, ओके। आपको बस ये समझना है कि इन द टेस्ट कंडीशन, how to control your emotion, how to control your mind, how to align everything and answer properly. Okay, this is the basic reason for the examination. Okay, कोई काम नहीं आने वाला ग्रेड तुम्हारा ए लेवल्स के अंदर भी कोई इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होने वाला। अगर कोई बच्चा बी लेके आ रहा है, कोई सी लेके आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ए लेवल्स में तुम सब बराबर ही होगे, एक ही क्लास में बैठ के एक ही टीचर से पढ़ रहे होगे, एंड ए लेवल्स को तुम्हारा एग्जाम होगा, राइट। सो डोंट वरी। बट तुम्हें जो एग्जाम जो चीज सिखा रहा होता है, वो ये चीज सिखा रहा होता है कि दैट तुमने जो चीज करनी है वो ये करनी है कि भाई तुम्हें उस इमोशन को, तुम्हें उस मेंटालिटी को, तुम्हें उस टेम्परामेंट को कंट्रोल करके रखना है, ओके। तो अगर तुम्हारे पास आसान क्वेश्चन आ रहा है, क्या मतलब, ओके खैर, तो तुम्हें जो है ना, तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें अगर तो क्वेश्चन आसान आता है, ओके, अगर तो क्वेश्चन आसान आता है, देन रिलैक्स होके करना उसको, जल्दी मत करना, ओके। ये तुम्हारे साथ होगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहला पहला क्वेश्चन होता है ना, अच्छा पहला क्वेश्चन होता है, अगर तुम्हें देख के आसान लगता है तो तुम बोलते हो कि यार फौरन कर लेते हैं, विदाउट रीडिंग द फुल
क्वेश्चन तुम बोल रहे हो तो फौरन फौरन करते हैं, ओके? ऐसा मत करना प्लीज, ओके? पहले पूरा रीड कर लेना। जब पूरा रीड कर लोगे ना, तुम्हारे जहन में खुद ही खुद माइंड मैपिंग बनने लगेगी, राइट? देखो, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन तुम्हारे पास 5 मिनट के अंदर होना चाहिए। सही, तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए पेपर में जब तुम बैठे हो ना, एक क्वेश्चन 5 मिनट में होना चाहिए। दैट इज लाइक द सिंपल टारगेट। 10 क्वेश्चन है, 50 मिनट के अंदर तुम्हारा पेपर होना चाहिए, राइट? दिस इज द वेरी सिंपल, ओके? हाँ, थ्योरी वाले क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ज्यादा टाइम लगना चाहिए। तुम थ्योरी वाले क्वेश्चन के अंदर 5 to 7 मिनट ले सकते हो या 10 मिनट भी ले सकते हो, ओके? बट नॉर्मली नॉर्मली प्लीज कीप इन माइंड कि तुम्हारा 5 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं लगना चाहिए। 1 घंटा 15 मिनट का पेपर है, विच मीन 60-75 मिनट का पेपर है, ओके? सो 75 मिनट में आखिरी के तुम्हारे पास एटलीस्ट 10 मिनट बचने चाहिए, ओके? सो अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, जस्ट काम डाउन, जस्ट होल्ड योर इमोशन एंड रीड इट केयरफुली, ओके? सुकून से बैठ के पढ़ना। डू नॉट स्टार्ट द पेपर एट द इंस्टेंट जब तुम्हें पेपर मिले, सही है? जस्ट होल्ड योर इमोशन, काम डाउन एंड उसको रीड कर लेना कि भाई क्या क्या क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं, वैल्यूज क्या क्या दी हुई है, हाईलाइट कर लेना, पेंसिल लेके बैठना नीचे जो है ना। जब क्वेश्चन पढ़ो तो लिखते रहना कि भाई ओके दिस इज गिवन, दैट इज गिवन, ओके वी हैव दीज मेनी थिंग्स, वी हैव टू यूज दिस थिंग इन द कैलकुलेशन, ओके? फॉर्मूला लिख लेना अगर तुम्हें याद है। एंड वंस you go through all the question, okay, just take 1 minute to go through the first question, okay? If you're good at it, just go through and just go and solve it, okay? And if you're not, then either जो तुम्हें पार्ट आते हैं वो करके आगे चले जाओ, और नहीं आता सही, then move on to the next one question, okay? या तो तुम इस तरह से भी कर सकते हो कि पहले पूरा पेपर देख लो एंड फिर स्टार्ट कर लो, राइट? अगर पूरा पेपर देखोगे, उसके अंदर एक अच्छी बात ये होती है कि तुम्हारे इमोशन होल्ड हो जाते हैं, राइट? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वो पहला क्वेश्चन देखते हैं और फौरन जो है ना कूद पड़ते हैं उस पर, जंप मार देते हैं पेपर पे, राइट? ऐसा नहीं करना। जस्ट गो थ्रू ऑल द पेपर, तो उससे तुम्हारा इमोशन खुद ही बहुत कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तुम्हें मुश्किल लगेंगे, कुछ क्वेश्चन आसान लगेंगे, राइट? सो इट विल अल्टीमेटली होल्ड योर इमोशन, इट विल अल्टीमेटली कंट्रोल योर मेंटल आप कह लो कि जो भी तुम्हारे दिमाग में जितनी सारी चीज आइडियाज आ रही होंगे ना, वो कंट्रोल हो जाएंगे खुद ही खुद। एंड देन स्टार्ट द पेपर, राइट? तो खैर ये कुछ चीजें सही है। एंड मेक श्योर कि तुम्हारा एक क्वेश्चन पे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सही हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके जी, आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। अब्दुल्ला प्लीज क्वेश्चन रीड कर लोगे अब्दुल्ला? यस अब्दुल्ला। मतलब ये टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ है, सो यू डोंट हैव एनी एनी अदर थिंग टू से। तुम्हें क्वेश्चन करना पड़ेगा ये। 7 को भाई का, 8 को इंग्लिश का, 7 को मैथ्स है, 9 को फिजिक्स है। यही तो ऑर्डर है, सबका ऑर्डर यही है। अब यार अब्दुल्ला यार पढ़ लो यार प्लीज। अब्दुल्ला भाई ये पढ़ना नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं, कोई और बच्चा कर ले यार। रुहान अली बोल सकते हो, अली आजकल बोल सकते हो? बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। अरे यार अली ने नया पीसी क्या ले लिया, अली भाई ने बोलना छोड़ दिया यार। बेटा मामून कराएगा, मामून बेटा आ जाओ। ब्रो अभी तक सही नहीं हुआ क्या? माउथ इन्फेक्शन अभी तक सही नहीं हुआ? आय हाय, खाना खा रहा है, क्या खा रहा है भाई? पुलाव कल की तरह? व्हाट? चार गोल तो, चार चिकन, चार ये क्या हो, ये क्या होता है, कौन सी डिश होती है भाई? चिकन चार गोल तो रोड पे डलता है भाई, वो होता है कोयला। इंसान हो भाई, इंसान हो तुम लोग। हमारे में से ही डिपेंड करते हो या कहीं और से एलियन विलियन से आए हो? मरीख से तो नहीं आए? अच्छा, ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड, ओके फाइन। बेटा देख के खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना। चार गोल के चक्कर में जो है ना तुम्हें कुछ और ही पकड़ा दिया होगा उन्होंने। खैर आ जाओ, फालतू बातें हो गई थोड़ी सी। ओके ओके। अच्छा जी, कौन करेगा? रूहान कर लेगा। रूहान आ जाओ बेटा, रीड कर लो। रूहान आर यू नियर बाय? वाह। अबे तो ग्रुप क्या फायदा भाई, ये छोड़ के कर लो ना, सुकून से बैठ के कर लो, कोई टेंशन थोड़ी है। हमने नेक्स्ट क्लास में करना है ना, नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स करेंगे ना, डोंट वरी। यू कैन लीव द क्लास देन ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है रोहन। चलो खैर है, फिर रुमैसा एक एक रुमैसा अकेली बची है, फिर रुमैसा आ जाओ बेटा।
A boy looks at the image of a clock in a plane mirror. Figure 5.1 shows a mirror, the clock, and the position of one of the boy's eyes. On figure 5.1, draw a ray of light from the clock reflected to the boy's eye. Something like that. But you have to sir. make sure the angle of incident and the angle of reflection should be like properly drawn, right? मतलब वो देखने से सही लगना चाहिए, ओके? एंड लाइट जो है वो क्लॉक से रिफ्लेक्ट होके आई में जाएगी, आंखों से नहीं निकलेगी, ओके? आगे आ जाइए। On figure 5.1, mark with an X the position of the image of the clock. क्या बनाए? यस, कुछ तो सर बोलो वो यार। मिरर के पीछे। मिरर के पीछे, वेरी गुड। सो अगर हम देख लेते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस आ रहा है, तकरीबन 2 का आ रहा है। 2 का पीछे खींच देते हैं, यहाँ पे बन जाएगी 2 के आस 4 के आसपास बन जाएगी, ओके? सो यहाँ पे हमने कह दिया एक्स, ओके? आगे आ जाइए। State whether the image formed by the mirror is virtual or real. ओके, Virtual, एनी रीजन फॉर दैट? sir, because वो मिरर के साथ ही बन रही है। आई है और अच्छा तो थोड़ा सा, एज इट कैन नॉट बी, Shown on screen. यस, displayed on the screen, ओके? चलिए आगे आ जाइए। Figure 5.2 shows the image of the clock seen by the boy. The boy now looks directly at the clock. On figure 5.3, draw what the boy sees. हम्म, क्या होगा? आपका सीधा उसका उल्टा, सर उसका सीधा आपका उल्टा, राइट? जी सर बिल्कुल ऑपोजिट। सही हो गया। और अच्छा जी, मुझे बताना कि मैं सही बना रहा हूँ? यस मैं सर। सर जो नीचे गई है वो ऊपर नहीं होगी। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि वो इमेज अपराइट ही बनती है, अगर आपका सर है जहाँ पे, तो शीशे में भी आपका सर आपके सर की जगह पे होगा, ऊपर होगा, वो नीचे नहीं होगा। आप लाइक इन्वर्टेड नहीं हो जाओगे, बट योर इमेज विल बी लैटरली इन्वर्टेड, मतलब राइट लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट? अच्छा जी, आ जाओ। The मोनोक्रोमैटिक आपके clock पास? is अच्छा हाँ, पढ़ लो सॉरी। single wavelength, single frequency. ओके, सो सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर, सिंगल फ्रीक्वेंसी, राइट? लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, ओके? आगे आ जाओ। The green light has wavelength of 5.6 x square negative 7 meters. Calculate the frequency of this green light. क्या फॉर्मूला? E is equals to f lambda. ओके, वी क्या ले लें? 3 multiplied by 10 x 3 multiplied by 10 exponent 8. लेकिन क्या वजह? ये जो Speed of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक light. रेडिएशन की होती है। अच्छा, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 5.6 एक्सपोनेंट -7, ओके? एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी हाउ मच? कैलकुलेटर में कमरे में रख के आ गई। अरे यार, हथियार लेके नहीं बैठी? भाई ये तुम्हारा चारकोल कैसा है? ओके, सो आई एम गेटिंग पिक्चर, तो सेंड कर यार, मुझे भी भूख लग रही है। भाई ने मंगवाया चिकन चारकोल। सही, क्लास ले रहे हैं फिजिक्स की, और मस्त दबा रहे खाना। सर फाइव मैं भी खाना खा रही थी। अबे तो बता देती ना, मैं कर लेता क्वेश्चन यार। सर पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट थी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खाने के सामने यार। अरे यार, ओके अच्छा फाइन। सर। खा लिया, ये चल रहा है। फाइव पॉइंट नहीं सर फोर बीच में था मैंने पूरा पहले क्वेश्चन कर लिया। आई हाय यार, सो सॉरी ब्रो। क्या खा रही हो वैसे? सर चिकन कढ़ाई। ओए होए लेवल यार, सारे सारे हैवी चीजें खा रहे हैं। हमारे घर में बनी होगी दाल अगर। अच्छा खैर, चलो आ जाओ। ओके, खा लो, एंजॉय करो एंजॉय करो, ओके? नूर, क्या आप भी खाना खा रहे हो या आप फ्री बैठे हो? नहीं। क्या चीज नहीं, फ्री बैठी हो? जी। ओके, आ जाओ फिर, रीड कर लो, आपको तंग कर देते हैं। Figure 6.1 shows two bar magnets. On figure 6.1, sketch the pattern and the direction of the magnetic field lines between the bar magnets. ओके, Note the fact गुड।
लेकिन बनेंगे कैसे? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द फील्ड लाइन, द एरोस, ओके, एंड ये साइड वालीज, ओके। परफेक्ट। चलो जी। आगे आ जाइए। Figure 6.2 shows the same bar magnets with a coil of wire between them. Name the parts labeled A in figure 6.2. 6.2 का है? Different. ओके, देखा देखा ये जी। क्या चीज है? Split rings. स्प्लिट रिंग? Slip ring. क्यों? ओ नाइस। क्योंकि कुछ तो बोलो यार प्लीज। ओके, नहीं तुक्का लगाया? नहीं, भूल गई थी। क्या मतलब कि स्लिप रिंग क्यों है? नहीं ना ब्रो, स्लिप रिंग इस वजह से है क्योंकि आपने बेसिकली ये हैंडल ज्वाइन किया हुआ है, राइट? आप इसको रोटेट करोगे सो ये बेसिकली जनरेटर वाला फीलिंग दे रहा है ना, इस वजह से आप स्लिप जी। रिंग। और जनरेटर के अंदर हम स्लिप रिंग यूज करते हैं, एसी जनरेटर के अंदर। वो तो स्प्लिटिंग कम्यूटेटर उसके अंदर होता है। खैर आगे आ जाइए। A coil of wire is rotated in the direction shown in figure 6.2. On figure 6.2, draw an arrow to show the direction of the current in the coil. Explain your answer. क्या करेंगे? Fleming's right hand rule. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ओके। और सीधा हाथ क्यों? क्योंकि एसी जनरेटर ऐसे ही ना? Generator. वेरी जी। गुड। Okay, so the direction of rotation is mentioned. Okay, the magnetic field is also mentioned. Okay. अच्छा, बाय द वे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का मतलब है यहाँ पे फोर्स इस तरह से होगी, सही है, और यहाँ पे फोर्स ऐसे होनी चाहिए, राइट? जी। अच्छा जनाब। और उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन में देनी है। हाँ, करंट की डायरेक्शन कैसे? अगर हम सीधा हाथ इस्तेमाल करें, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, करंट जा रहा है मेरा Into the आप, page. क्या मतलब? नहीं, अवे फ्रॉम यू Forward. और टुवर्ड यू। ओके, अवे फ्रॉम यू है ना? जी। ये इधर से जा रहा होगा यूं, ओके, एंड यहाँ से यूं घूम के आएगा, एंड देन यूं, एंड देन यूं एंड यू, ऐसे ही ना? जी। गुड हो गया, सही हो गया। सो आप कह लोगे भाई लेकिन सही है, और हमारे पास सही है जनाब। सो डायरेक्शन ऑफ करंट हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी कह दो, सही है। सो हमारे पास क्लॉकवाइज आ रहा है, ओके। सो करंट इज मूविंग क्लॉकवाइज, ओके, इन द वायर, इन द वायर, ओके, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू Fleming's left hand rule, right hand rule, Fleming's right hand rule, ओके। चलिए भाई आगे आ जाइए प्लीज। Explain how rotating the coil in figure 6.2 continuously causes the galvanometer needle to show an alternating current. हम्म, क्या कहेंगी? The कुछ? change in magnetic flux. ओके, अबे पूरा तो बताओ यार। बेसिकली जब आप जो है वो इसको रोटेट कर रही हो, so magnetic flux will be cut due to the motion of the coil, okay, this induces the EMF in the coil, okay, and the induced EMF causes the induced current, okay, and that induced current reflect the galvanometer, okay, ऐसे ही ना? Mm. ओके। अच्छा, बाय द वे इन्होंने कहा कि ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो हमें एक और चीज बतानी पड़ेगी कि स्लिप रिंग कॉम्यूटेटर बेसिकली एवरी 180 डिग्रीज के बाद करंट की डायरेक्शन को स्विच कर रहा होगा, राइट? सो आपका जो नेडल होगा वो कभी यूं जाएगा, कभी यूं जाएगा, राइट? सो ये भी हम मेंशन कर देंगे, राइट? ठीक है। तो ये, सो हम ये कह देते हैं कि भाई द coil cuts the magnetic
फील्ड पहली चीज हो गई, विच इंड्यूस ईएमएफ, यार ये मजे का नहीं आ रहा, विच इंड्यूस ईएमएफ इन द वायर, ओके, द इंड्यूस ईएमएफ produces the induced current, okay, induced current, okay, which flow um, through the galvanometer, and its direction changes every uh, half cycle, okay. So आप क्या कह दोगे कि so needle will uh, go in both direction, okay, showing alternating nature, okay, alternating nature, okay, is that clear? चलो आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। मामून जिंदा बैठे हो मामून? मामून जिंदा बैठे हो तो बेटा आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन तुमने करना है। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, शाबाश। अरे भैया, ओके, ये क्वेश्चन फिर मैं कर रहा हूँ, कोई बचा ही नहीं मेरे पास कराने वाला। ओके, सो क्या करें, कितने क्वेश्चन बाकी हैं? एक है, दो है, अच्छा ये क्वेश्चन स्टिल नहीं है सिलेबस में, एंड तीन क्वेश्चन है, तीन, बस तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन करते हैं। चलो यहाँ से आगे मैं करूँ, तुम लोग देख लो, सही है। तुम लोग खाने खा रहे हो, एंजॉय करते रहो, मैं टेंशन ले लेता हूँ। मैं करूँ सर? है खत्म हो गया खाना? जी सर। ओके प्लीज प्लीज। Figure 7.9 shows a circuit including a 12 volts battery and two identical lamps. The 12 volts battery consists of cells connected in series. Each cell in the battery has an electromotive force of 1.5 volts. Determine how many cells in the battery. ओके, 12 divided by 1.5. गुड, वेरी गुड, आई 8. थिंक एट। ओके वेरी गुड, आगे आ जाइए। When the switch is closed, the ammeter reading is 2.4 amperes. Calculate the total resistance of the circuit. ओके, एम मीटर V is रीड्स, ओके, equals to IR. ओके वेरी गुड। सो V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज इज हाउ मच? 8 12 वोल्ट जो ऊपर मेंशन है, 2.4 नीचे आ गया, 5. 5, ओके, एम रेजिस्टेंस है, ये आ जाएगी, चलो। Each lamp has a resistance of 3 ohms. Calculate the resistance of Q. रेजिस्टेंस ऑफ क्यू, ओके, दोनों आइडेंटिकल है बाय द वे, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/r There are 3. प्लस 1/r, अच्छा चलो ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ईच लैम्प हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, नहीं 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 करना पड़ेगा। सो 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 1/r, ओके। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, 3/2, ओके, 3/2 इज इक्वल्स टू r, राइट। सो ईच रेजिस्ट, ये हमारे पास जो इस पूरे का जो सिंप्लीफिकेशन आ गया वो हमारे पास आ रहा है 3/2r, ओके, 3/2r, सॉरी 3/2, यानी रेजिस्टेंस 3/2 आ रही है, राइट। एंड 3/2 इज बेसिकली 1.5, एंड 5 इसकी रेजिस्टेंस है, अगर हम माइनस कर दें, सही है, सो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगी, सो टोटल रेजिस्टेंस वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ क्यू, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ क्यू प्लस द रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प, ओके, सो दैट विल बी, ये आ गया 5, सही है, और 3.5. गुड हो गया 3.5, ओके, 3/2 है प्लस आर क्यू, आगे आ जाइए। On figure 7.1, draw a symbol for a voltmeter that will measure the potential difference across the two lamps. ओके, कहाँ पे बना दे?
सर ये तो जहाँ लैंप्स लगे हैं ना उसके नीचे पैरेलल में लगा दें अगर हम बराबर। ऐसे लगाएं ऊपर भी लगा सकते हैं, और अगर हम सेंटर में लगाएं नहीं सर, फिर इसमें क्यू की भी जाएगी ना। है, नहीं सेंटर से मतलब यहाँ पे इधर, आप क्या सर कहते हैं? वो तो फिर बीच में आ जाएगा ना, उसमें उससे क्यू क्या की होगा? जाएगी। नहीं यार, कम ऑन ब्रो, पैरेलल का मतलब ये होता है कि इन दो पॉइंट के बीच में कैसे भी लगा दो, कैसे भी लगा दो, वो हमेशा वही देगा। गेटिंग? ओके सर। बस ये आपको याद रखना है। चलो आगे आ जाइए भाई। कैलकुलेट द पावर सप्लाई टू वन लैंप। वन, E तीन is नंबर दे equals रहे to हैं। VI। P इज इक्वल टू वी आई है। वेट वेट वेट, पहले तो आप ये देख लो कि भाई लैम्प की सर रेजिस्टेंस दी हुई है। तो सही पहले है। वोल्टेज निकालेंगे। नहीं ना, वोल्टेज नहीं निकालते ना। अच्छा पहले सॉरी अच्छा, करंट निकालेंगे। अच्छा उसने करंट दिया हुआ 2.4, राइट? यानी 2.4 का करंट जब वो यहाँ पे होगा तो 2.4 का जा रहा होगा। इन्होंने आपको बताया है आइडेंटिकल लैम्प में, तो हर एक लैम्प में से कितना करंट जाएगा? 1.2। वेरी गुड, वेरी गुड, 1.2। ओके परफेक्ट। सो आपने कहा कि भाई करंट, आपने कहा करंट इन द लैम्प वुड बी 1.2। ओके, पहली बात हो गई। रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 3। आपने ये सब चीजें फिगर आउट कर ली। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगा देते हैं, समझ लो ना? जी सर। सही है। हाउ फोर मच? पॉइंट थ्री टू 4.3, बस 4.3 ले लेते हैं, एंड पावर आ गई इन वॉट्स। ओके चलो भाई आगे आ जाओ। अरे यार, 4 पॉइंट, सही जा रहे हैं। 4.32, हाँ सही आ रही है। चलो 8 आ गया। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन कोई करना चाहेगा? एनीवन? एनीवन वांट टू ट्राई द ट्रांसफार्मर क्वेश्चन? यस, नो वन। अच्छा जी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तुम्हें बनाना है बाय द वे। वो तो खैर आसान सी चीज है। ये तुम्हारे पास आ गया, सही है। और तुम जो है कॉपर वायर घुमा दो। उसने कहा कि स्टेप डाउन है तो यहाँ पे ज्यादा वायर आनी चाहिए तुम्हारे पास, तो यहाँ पे कम वायर आनी चाहिए। सो ये आ गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आ गया सही है। इसको पीछे से अगर तुम कनेक्ट कर दो तो एक अच्छा सा ट्रांसफार्मर तुम्हारे पास बन जाएगा। सही है। और ये आ गई तुम्हारे पास मेन सप्लाई। सही है। और तुमने इस मेन सप्लाई, ये आ गई मेन सप्लाई। ओके, एंड तुम्हारे पास जो है स्टेप डाउन, तुम यहाँ पे अगर तुम चाहो तो तुम वो लगा सकते हो, लैंप लगा दो, या जो है तुम वो लगा दो, क्या बोलते हैं, कोई रजिस्टर लगा दो, वोल्ट मीटर कुछ भी लगा दो, कि जिससे तुम्हें पता चल जाएगा भाई ओके तुम्हारे पास जो है ना ये, यहाँ पे आपके पास जो है ना कुछ आपको रिसीव हो रहा है। फाइन। चलो आगे आ जाओ। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ द बेसिक ट्रांसफार्मर। जो मैं बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होती है फर्स्ट कॉइल के अंदर, राइट? वो कनेक्ट, वो इंड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है प्राइमरी कॉइल के अंदर, वो कनेक्ट होती है कोर के थ्रू सेकेंडरी में जाके, वो चेंज हो रही होती है मेन सप्लाई ऑल्टरनेटिंग होने की वजह से, राइट? एंड बस उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, वोल्टेज जनरेट हो जाता है, राइट? चलो जी, ये हमने लिख लिया कि भाई द current in primary coil uh, generate द, अच्छा हम यहाँ पे ना ऑल्टरनेटिंग कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। और क्योंकि तुम्हें पता है डायरेक्ट करंट पे ये काम नहीं करता। ओके, सो ऑल्टरनेटिंग करंट इज मस्ट। ओके, सो द ऑल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल जनरेट द changing magnetic field. Okay, magnetic field which uh, link to the
secondary coil through the core। ओके, ये बात हो गई। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या किया, थ्रू द कोर। अच्छा, अब आप ये कह दो कि भाई थ्रू द कोर हो गया, सही है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई EMF induces due to the change in magnetic flux linkage। ओके, बस ये आपके पास हो गया, खत्म हो गया। आज भाई आगे तुमसे कह रहे हैं कि भाई 230 दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है। ओके, सो तुम्हें पता है कि भाई NS/NP इज बेसिकली VS/VP होना चाहिए, राइट। सो VS तुम्हारे पास आ रहा है 6 वोल्ट, और VP तुम्हारे पास आ रहा है 230। निकाल दोगे प्लीज, एनीवन? यस, एनीवन? सर 0.026। 0.026, बेहतरीन हो गया भाई। 0.026 आपने बता दिया, फाइन। चलो जी, आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। बस बेटा ये लास्ट क्वेश्चन करवा दो मामून, तुम उसके बाद एंड कर देंगे। आ जाओ। Okay, sir. The isotope americium-241 is represented by 20. वो था वही ना. This हम्म, isotope decays by an alpha emission to an isotope of neptunium. Complete the nuclear equation for this decay. ओके। Sir, sir 237 आएगा उधर ना. हाँ, 237 और 97. हाँ. और 97 क्यों भाई, नहीं 93 93 नहीं? 93 93 93 93. My bad, sir. My bad. ओके और ओके। फिर forward. Fig 10.1 shows a simple diagram of a smoke detector. The smoke detector contains a small sample of americium-241. This isotope ionizes the air between the metal plates in the detector. Describe how the americium-241 ionizes the air. हम्म, Mm-hmm. बेसिकली वो नहीं कर रहा होगा, बल्कि अल्फा पार्टिकल जो उसमें से निकल रहे होंगे वो कर रहे होंगे, ऐसे ही। जी सर. ओके, एंड आयनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जब कोई भी चीज आयनाइज होती है तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ऐसे ही होता है, ये गेन होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। जी सर. सो हम जी. ये कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, AM डिके बाय emitting अल्फा पार्टिकल, ओके, which when move in the air, okay, makes the air molecule to lose the electron। ओके, सो बस ये हो गया, hence the air is ionized। ओके, आगे आ जाओ। Suggest and explain two reasons why smoke detectors use an isotope that emits alpha particles rather than an isotope that emits gamma radiation. Sir, emits, sir, alpha गामा, is less penetrating ओके, than मतलब particles stop by वो क्या बोलते हैं लेस, क्या सर कैसे समझाओ उसको. अपनी जबान में समझा दो, मैं लेस समझ जाऊँ। पेनिट्रेटिंग लेस पेनिट्रेटिंग होएगा तो मतलब स्मोक पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा ना. नहीं मतलब वो स्टॉप बाय स्मोक पार्टिकल्स नहीं. देखो, उसने कहा कि सजेस्ट एंड या एक्सप्लेन टू रीजन व्हाई द स्मोक डिटेक्टर्स यूज एन आइसोटोप दैट इमिट अल्फा पार्टिकल। सही, अब अल्फा पार्टिकल की रेंज होती है कम, और गामा रेडिएशन की रेंज होती है बहुत जी ज्यादा, सही है। अल्फा पार्टिकल की, देखो दो चीजें आपने करनी है, एक तो रेंज आपने रिलेट कर दी पेनिट्रेशन पावर से, दूसरी चीज है कि अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, गामा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर ही नहीं होती है, राइट, वो बहुत कम होती है, राइट।
तो सर वो आपको जो वो आगे तक लेके चले जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई पर इसको पहले वाला को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन इससे ज्यादा करें क्या? अल्फा, अच्छा, अल्फा हैज लेस पेनिट्रेटिंग पावर, सो इट ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस, ओके, बस। अगर गामा होता ओके। तो उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, सही, सो इट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, ओके। ओके, जी सर आप जी। ये कह दो कि भाई शॉर्ट डिस्टेंस, सो इट स्टॉप स्टॉप बाय द स्मोक पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सर अब पार्ट। देखिए लेस पेनिट्रेटिंग होएगा ना सर, हम्म। ये भी लिख सकते हैं। ये मतलब लेस हार्मफुल फॉर द ह्यूमन या कुछ ऐसे नहीं लिख सकते या? नहीं नहीं नहीं, मोर हार्मफुल है ना। नहीं नहीं, मतलब अल्फा लेस हार्मफुल होएगी ना, अच्छा देखो, या अगर नहीं? आप ये कह रहे हो कि भाई अगर एक बंदा दूर खड़ा हुआ है अल्फा से, सही, तो अल्फा उसको पहुंच नहीं सकता, सो यस वो लेस हार्मफुल है। बट अगर एक सोर्स है और वो करीब रखी हुई है इंसान के, और उसमें से अल्फा भी निकल रहा है और गामा भी निकल रहा है, देन अल्फा वुड बी मोर हार्मफुल, क्योंकि उसका जी सर। चार्ज ज्यादा है, सो इट कैन इजिली आयनाइज योर स्किन पार्टिकल या स्किन, और उसकी वजह से ना आपको स्किन इन्फेक्शन इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, राइट। मतलब मेरा वही मतलब था कि रेंज कम है उसकी, तो हाँ, इसलिए। यस यस यस, उसके उसके रिस्पेक्ट से देखोगे तो यस, बिल्कुल सही। अच्छा जी, और आप ये कह सकते हो कि अल्फा हैज greater ionizing power, so it um, ionize air easily। एयर कह लो या फिर स्मोक पार्टिकल कह लो। एयर ही सही सर वैसे। स्मोक, अबे स्मोक दिया हुआ है, स्मोक इजली, राइट, और गामा के अंदर ये कोई रेंज नहीं है, सही है। बस अभी मैं कोई होमवर्क जी होमवर्क सर। नहीं दे रहा, सही है। कल के लिए प्रैक्टिस करो, जो भी पेपर है उस पर फोकस करो, जरूरी नहीं है फिजिक्स पढ़ो, सही है, तुम लोग की फिजिक्स अच्छी जा रही है। और बस इंशाल्लाह वेंसडे वाली क्लास में हम गैस पेपर बना के लेके आएंगे, और वेंसडे में हम उसको डिस्कस करेंगे, सेट हो गया? सर ये कौन सा सिलेबस है वैसे, ये 9A? ये क्या था ये? क्या मतलब? ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, अभी दिखाया आपने। ये वाला, प्रोडक्ट नहीं, ऊपर ऊपर। या जी। ये वो है ना, लॉजिक गेट्स है ना, कंप्यूटर में पढ़ते होगे तुम लॉजिक लोग। गेट्स। हाँ कंप्यूटर में था, मुझे फिजिक्स में कैसे आ गया इधर? फिजिक्स में भी होता है भाई लॉजिक गेट्स, फिजिक्स में ही है सारी मैं चीजें। तो बेटा जो मैं तो नहीं पढ़ी। तुम लोग जो जो चीजें ये सारी हमने फिजिक्स में पढ़ी हो रहा है उसके अंदर, भाई ये पूरा हमने यूनिवर्सिटी में पूरा कोर्स पढ़ा है लॉजिक गेट्स का। बहुत लंबा चैप्टर था लॉजिक गेट्स का, सही है। और हमारी चूंकि मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड थी, उसके अंदर पूरा भर के आया होता है इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट्स, प्रोग्रामिंग, फिजिक्स, मैकेनिक्स, एवरीथिंग। सो खैर, कंप्यूटर में पढ़ा था मैंने। ओके, ये लेकिन बेसिकली फिजिक्स का पार्ट होता है, मतलब फिजिक्स और कंप्यूटर जो है ना, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को रिलेट करने की कोशिश करते हो ना, तो हार्डवेयर पूरा जो है वो फिजिक्स से चल रहा होता है, राइट। आप दिमाग लगा रहे होते हो, इक्वेशन लगा रहे होते हो, एवरीथिंग, राइट। और फिर उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर होता है वो लॉजिक गेट्स से चल रहा होता है, राइट। तो बस ये कॉन्सेप्ट है, तो ये इस वजह से आ जी सर जाता है, जी। सही, तो ये सर फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने पार्ट है। वेनेसडे को क्लास रखनी है? वेंसडे वह नॉर्मल क्लास वेंसडे को, हाँ कल नहीं, कल कोई क्लास नहीं होने वाली, वेंसडे को क्लास, बस नॉर्मल और क्लास है। मैथ्स का वेनेसडे को, अब फिर मेरा आईसीटी का पेपर भी 8 को, और इंग्लिश का भी। उसके नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट, जी नेक्स्ट डे, वेनेसडे थर्सडे को आईसीटी का पेपर और इंग्लिश का। देख लो, अगर तैयारी हो सकती है तुम लोग की और टाइम निकल सकता है, देन मुझे बता दो, हम लोग क्लास कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं हो सकती, देन हम फिर थर्सडे के दिन ही कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, सही, थर्सडे थर्सडे के को एक दिन थोड़े, लंबी क्लास कर सकते हैं। हाँ थोड़ी जल्दी से शुरू कर लेंगे, 4-5 बजे शुरू कर लेंगे दोपहर में, या जब पेपर दे के आ जाओ बता देना, हम लोग शुरू कर लेंगे, सही है। क्योंकि जी अभी सर। तुम लोग की सोने वोने की रूटीन तो कम हुई भी होगी, सही है, तो ऐसा कर लेंगे, सेट है ना। तो बस ये बता देना, सब बता देना, सही है, ऑल ऑफ यू एग्रीज कि हम वेंसडे क्लास ना करें, देन हम थर्सडे कर लेंगे, राइट, फाइन। चलो, जी मैथ्स का पेपर की तैयारी करते हैं आज। चलो चलो, ओके ओके, टेक केयर बच्चों। ओके भाई, गुड, बेस्ट ऑफ लक चलिए यार, अल्लाह तुम लोग के हाफिज़ सर। पेपर करिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।